Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about index of industrial production, then we will be talking about law and then हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशन को एंड लास्ट में हाई कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट टू फॉरगॉटन के बारे में। आइए एक एक करके इस आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो अभी रिसेंटली इसका डाटा पब्लिश हुआ जिसमें इंडिया का ग्रोथ जो रहा वो रहा 4.9% का। लास्ट ईयर ये 5.8% था। तो इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये इंडेक्स आपकी ओवरऑल इंडस्ट्रीज की क्या प्रोडक्शन रही उसको दर्शाता है और इसमें चार मेजर पैरामीटर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग को 76% वेटेज है, माइनिंग को 11%, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई को 10%, वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट को 2.2% की वेटेज दी गई है, 2.02% की। अब इसमें भी आगे सब क्लासिफिकेशन है, जैसे प्राइमरी गुड्स को, कैपिटल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को, कंस्ट्रक्शन गुड्स को, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कोर सेक्टर्स होते हैं, जैसे रास कोको एनसीएफ कहते हैं, यानी रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इनको 40% वेटेज दी गई है। अभी फिलहाल हम ये कहते हैं कि भाई ये जो पूरा इंडेक्स है ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्रिएट करता है, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के। अब इसको आप कह सकते हो मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। अभी इसका बेस ईयर चेंज किया गया था, पहले 2011 से 12 का बेस ईयर चल रहा था, अभी इसको चेंज करके 2022-23 के बेस ईयर को हम यूज कर रहे हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग सेक्टर में आपको कमी देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बट माइनिंग में तो खासकर आपको बड़ा स्लम्प देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है एंड प्लस कंज्यूमर की डिमांड भी आपकी डिक्लाइन कर रही है। प्राइमरी गुड्स की 0.8% के आसपास देखने को मिली, ड्यूरेबल गुड्स की 4.3% के आसपास एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की 2.8%। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को कहीं ना कहीं बूस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से कहीं ना कहीं लोगों की इनकम इंक्रीज करेगी, इनकम इंक्रीज करेगी तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो ऐसी चीजों के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अब लास्ट में ये कहा जाता है कि भी देखो, आपको रूरल और अर्बन एरिया में कंजम्पशन को अगर बूस्ट करना हो, खासकर नॉन ड्यूरेबल के अंदर, उसके अंदर, तो यहां पे आपको पॉलिसी फोकस करना पड़ेगा, कुछ आपको फिस्कल मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे आप टैक्स बेनिफिट दो या कुछ भी दो, उससे ये चीज हो सकती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे आपकी मनरेगा थी या वीबीजी रामजी है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अभी आपको स्टेगनेंट मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रही है, तो कहते हैं कोर एरिया में टेक्सटाइल सेक्टर आपका स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से, और रिफाइंड पेट्रोल वगैरह के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ये सैंक्शंस यूएस की वजह से। तो कहते हैं कि भी इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। बाकी मिनरल ब्लॉक के एलोकेशन के ऊपर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एलोकेशन को लेके, तो उसकी एलोकेशन को ठीक कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं घिर के लॉइन की। देखिए, लॉइन की अगर बात की जाए तो इंडेंजर्ड स्पीशीज है एंड इंडिया में सिर्फ 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये आपको देखने को मिलते हैं, गुजरात के एरिया में। तो ये जो आपका गुजरात का पार्ट है यहाँ पे, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेबी बियोसिस करके एक आपकी इंफेक्शन है, इसकी वजह से एक टाइगर की लॉइन की डेथ हो गई। अब यहाँ पे ये जनरली जो आपके टिक्स है, चीचक, वो यहाँ पर इस पैरासाइट को कैरी करते हैं और जिसकी वजह से डेथ हुई। अब इसमें होता क्या है कि जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, वो डैमेज हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से शेर के जो लंग्स है, सॉरी जो ऑर्गन्स हैं, वो फेल करते हैं और इसकी वजह से शेर मर जाता है। तो कहते हैं कि भाई अभी इंडिया के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर ये कवर्ड है और आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। बस इंडिया में जैसे टाइगर है, आपको बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 58 टाइगर रिजर्व्स में आपको देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भाई अब जो लॉइन है वो सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है, वो भी 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इससे डील करती है, बट अगर बात करें तो गिर के एरिया में देखने को मिलती है। तो यहां पे सेम पॉपुलेशन ब्रीडिंग होने की वजह से जेनेटिक बॉटलनेक कहा जाता है, जिससे इनके इम्यून सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है और इम्यूनिटी डिक्लाइन करती है। एक जगह पे पॉपुलेशन होने का एक रिस्क ये भी रहता है कि एक कैटास्ट्रॉफी और पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी एंड
अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई इसकी कंसंट्रेशन एक एरिया में बढ़ रही है तो उससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है, जिससे इनके जान का रिस्क बना रहता है। एंड जैसे टाइगर्स आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऐसी टाइगर रिजर्व्स में घूमते हैं जहां पर ह्यूमंस की इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर इनके लिए भी हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं कि भी गवर्नमेंट ने एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव आइसोलेशन जोन क्रिएट कर दिया है जहां पे 10 किलोमीटर एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी टाइगर को दूसरे को यहाँ पर आने जाने की आवाजाही के ऊपर हम रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे मल्टीपल सेफ्टी नेट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, मतलब आप ये मान के चलो कि भाई एक जगह पे इनको यहाँ पर ना लाओ, आप इनको अनकनेक्टेड सेफ्टी नेट्स पॉपुलेशन के अंदर मतलब अलग अलग एरिया में थोड़ा थोड़ा उस एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर ट्रांसलोकेट कर दो इनकी हिस्टोरिकल रेंज में, जैसे कूनो नेशनल पार्क में आप इन्हें भेज सकते हो। वैसे डिजीज सर्वेलेंस के ऊपर आप फोकस कीजिए, जैसे ही ऐसी किसी डिजीज का पता लगे तो तुरंत ही उसके ऊपर रैपिड एक्शन होने की जरूरत है। तो ये आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल, इंडिया म्यांमार। तो अभी म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है मिन ओंग, ये पहुंचे इंडिया के विजिट पे और इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम अपनी जमीन को इंडिया के अगेंस्ट यूज होने नहीं देंगे। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए म्यांमार काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है एंड कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी पॉलिसी है उससे भी अलाइन करता है। इसके साथ हम 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जहां पे हमारी मेजर प्रोमिनेंट स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंसर्जेंसी की, बट उसके अलावा हमारे रिलेशन इनके साथ काफी अच्छे हैं। कलादान मल्टी मोड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट को लिंक करने के लिए कोलकाता से होके, तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस है। वैसे हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो रुपी एंड कैथ के अंदर हम सेटल करते हैं, यानी डोमेस्टिक करेंसीज के अंदर जो भी ट्रेड है उसकी सेटलमेंट की जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल रियलिटी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में डोमेस्टिक ट्रांजिशन और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट विद इन आपको जो म्यांमार देखने को मिल रही है उसमें ये आपको कहा जा सकता है कि भाई इंडिया ने कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के ऊपर नजर बनाई हुई है। हम ये जानते हैं कि भाई देखो इस एरिया में पॉलिटिकल बाहर से कमेंट्री करने से कोई फायदा है नहीं, बिकॉज काफी फ्रजाइल एरिया है और कहीं ना कहीं इससे हमारा नुकसान ही होगा। तो हमारा फोकस रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा है। चाइना फैक्टर एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना के पास ज्यादा इनकी प्रॉक्सिमिटी आज की डेट में देखने को मिलती है। तो हम डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कॉपरेशन भी इनके साथ कर रहे हैं एंड जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की तरफ इनका झुकाव कम कर सके। वैसे ट्रेडिशनल कुछ सिक्योरिटी इशू है जो कि इंसर्जेंसी को लेके हैं, तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी एक प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं वो एक प्रॉब्लम है, साइबर सिंडिकेट्स की एक प्रॉब्लम है, हैकर्स जो म्यांमार में है वो इंडिया के ऊपर स्कैम्स वगैरह करते हैं एंड मोर ओवर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई कई देश में ये जो जुंता गवर्नमेंट है इसको बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। तो कहते हैं कि भाई अब हम लाइक आज की डेट में इसको अपनी नजर से देखें। लाइक हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारा नेबर है और अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसके असर इंडिया के ऊपर पड़ सकते हैं, तो हम उस नजर से देख रहे हैं, हम वर्ल्ड की नजर से इसे नहीं देख रहे हैं। एंड क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी के ऊपर हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, खासकर सिक्योर सप्लाई चेन के लिए एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। तो ये इससे रिलेटेड प्री और मेंस का क्वेश्चन आप। तो आइए अब बात करते हैं राइट टू फॉरगॉटन की। देखिए राइट टू प्रिवेसी आपने सबने सुना होगा कि आपको अधिकार है कि आपकी निजी जिंदगी के बारे में अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते तो किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अब ये डिजिटल स्फेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं एंड आप अपनी प्रोफाइल को डिलीट करते हैं, आप नहीं चाहते कि उस प्रोफाइल के बारे में किसी को पता लगे, तो राइट टू फॉरगॉटन यहाँ पे आपके पूरे डाटा को यहाँ पे इरेज करने की आपको इजाजत देता है। अब इसी में एक बात आती है कि भाई अब जैसे एक पर्सन है, तो कोई केस था, लेट्स से कोई हस्बैंड वाइफ का डॉरी का केस था या कोई हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स का केस था। अब यहाँ पे वो केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आता है और उसके आप कह सकते हो गूगल करो तो तुरंत ही लिंक मिल जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इससे पर्सन की जो ओवरऑल इमेज है उसके ऊपर असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम स्टैट्यूटरी क्लैरिटी की बात करें, इसको लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है कि अगर एक पर्सन बाइज्जत बरी हो गया स्टिल वो आर्टिकल पढ़े तो उसके ऊपर एक स्टिग्मा अटैच है।
जिससे उसकी रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक ग्रुप में उसे क्रिमिनल क्रिमिनल कह के अगर कोई बोलेगा तो डेफिनेटली उसकी सेल्फ स्टीम के ऊपर भी असर पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट में भी आपको काफी हद तक डिले देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भाई राइट टू प्रिवेसी के अंदर ही राइट टू फॉरगॉटन भी आपका आता है। एंड इस जजमेंट जो यहाँ पे 144 पेज की दी गई है, इसमें कहा गया है कि भाई देखो आपको यहाँ पे डी इंडेक्सिंग करनी होगी कि भाई आप सर्च इंजन के अंदर जैसे पर्सन का नाम डालते हो तुरंत ही वो लिंक आ जाता है, तो वो पर्सन के नाम से लिंक ना है, आप ये करो, या आप यहाँ पे पर्सन का नाम रिप्लेस करके एबीसी कर दो, तो इससे उसकी प्राइवेसी को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। अगर इन केस किसी कोर्ट ने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया, एफआईआर क्वैश कर दी, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई माइनर डिस्प्यूट है, या आउटडेटेड ऑफेंस है कोई, तो उस केस पे आप हटा दीजिए। बट इन केस अगर पर्सन इकोनॉमिक फ्रॉड करता है, पब्लिक ट्रस्ट को ब्रीच करता है, क्रिमिनल केस है वुमन और चाइल्ड के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, या कोई हिस्टोरिकल पर्सन मतलब हिस्टोरिकल कॉन्विक्ट है, तो भाई उसके बारे में आपको डिलीट नहीं करना है। तो यहाँ पे लास्ट में कहा जाता है कि भाई देखो डी इंडेक्सिंग के रूल को आपको ठीक से इंप्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टेक्निकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस तरह के इंडेक्सिंग करने का, फिल्टर लगाने का, जिससे इस तरह के इंडेक्सिंग को अवॉइड किया जा सके। एंड इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।